रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जानेंगे कार्यक्रम में शिव योग के बारे में। दरअसल अगर आपकी कुंडली में एक बात जो कि स्पष्टतया समझ लेना आवश्यक है कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का बेहतरीन राजयोग उपस्थित है तो 100% अगर वो उपस्थित भी है तो पक्का फल करेगा। इसमें कहीं से भी कोई संशय करने वाली बात नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है और जिन चीजों के लिए वो कारक होता है योग, वो बेहतर फल करता है। वस्तुतः ये जान लेना आवश्यक है कि उसके सपोर्ट में जो और अन्य ग्रह होते हैं जैसे लग्न, चंद्रमा, सूर्य आदि, ये कितने आपकी कुंडली में मजबूत और मजबूती से उभर रहे हैं। आज जिस कार्यक्रम को लेकर के आया हूं वहां मैं शिव योग पे चर्चा करूंगा। एकदम छोटे से कार्यक्रम में आपको सीधे तरीके से बता दूं कि दरअसल कुंडली के जो केंद्र होते हैं ना, वो 1, 4, 7 और 10, ये जहां जहां मैंने संख्याएं लिखी हैं क्रमशः ये कुंडली के केंद्र कहे जाते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव। और इन चारों भावों में से जो 10वां भाव है, जहां गुरु बैठे हैं, जहां 10 नंबर लिखा है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ भाव होता है। अब विचार करिए तो शिव योग बनता कैसे है। सबसे पहले आपको इसका फल बता देता हूं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, उनका करियर सेट होता है, बिल्कुल एकदम स्मूथली उनका काम सारा होता जाता है, प्रायः कर्म क्षेत्र को लेकर के। और कई लोग जो यूं ही भटकते रह जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी पढ़ाई किया किसी और क्षेत्र में, नौकरी कर रहे हैं किसी और क्षेत्र में, उसमें भी संतुष्टि नहीं है। कभी प्रमोशन की बात आड़े आती है तो कभी क्या आता है। तो ये जो जीवन में लगातार समस्या बन रही है वो क्यों बन रही है, विचार करने योग्य है कि ब्रह्मा की सृष्टि में ये घटनाएं सिर्फ आप ही के साथ या फिर लोगों के साथ क्यों होती हैं। समझने वाली बात है कि हमारा कैरियर कभी भी एक सस्टेनेबिलिटी के साथ नहीं चल पाता है और फोकस वे में हम काम क्यों नहीं कर पाते हैं। काम करते भी हैं तो उस पर क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है। दरअसल जितना लाभ काम करने के बाद मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है। सवाल तो पैदा होता है क्योंकि आखिर ये यूं ही और अन्यथा तो है नहीं। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं दशम भाव, कहीं ना कहीं भाग्य भाव, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा ग्रह है जो महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में और वो दबा हुआ सा महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कमतरी से देखा जा रहा है। शिव योग में जन्मे जातक या जिनकी कुंडली में भी शिव योग पैदा होता है या जन्म होता है या होता है उपस्थित, उनका कैरियर बेहतरीन होता है। उनको कैरियर को सेट करने में या फिर अपने जीवन को एक सामान्य ढर्रे से बेहतर ढर्रे पे लाने में तकलीफें कम होती हैं। वो जितना काम करते हैं ना, उनको उतना उस काम का क्रेडिट मिलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि काम वाले स्थान पे जहां आपके वर्क प्लेस पे आपके किए गए मेहनत का फल किसी और को मिल जाता है और आपके प्रमोशन का जो काम होता है वो किसी और को दे दिया जाता है। कहीं ऐसा नहीं कि आपके काम के जगह पे जहां आप काम करते हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ राजनीति होता हो। तो ये सारी चीजें दशम भाव के प्रभावित होने से होती हैं। दरअसल यहां मैंने एक मेष लग्न की कुंडली बनाई है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है और कुंडली के जो चारों केंद्र कहे जाते हैं वो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये चारों स्थान कुंडली के केंद्र कहे जाते हैं, जिनमें से जो कुंडली का दशम स्थान होता है वो सर्वाधिक मजबूत और श्रेष्ठ स्थान होता है केंद्र में। त्रिकोण भाव कहे जाते हैं, जहां मैंने 5 नंबर लिखा है और जहां 9 नंबर लिखा है। ये दोनों संख्याएं और ये दोनों भाव त्रिकोण भाव कहे जाते हैं, जो कि कुंडली के मजबूत भाव कहे जाते हैं। अब शिव योग बनता कैसे है, तो अगर पंचम भाव का अधिपति, गौर करिएगा, अगर पंचम भाव का अधिपति नवम भाव में बैठ जाए, अगर पंचम भाव का अधिपति, जैसे 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर के अधिपति सूर्य हुए, सिंह राशि, इसके अधिपति हुए सूर्य, वो कहां जाकर के बैठे, नवम भाव में। नवम भाव के अधिपति जो हुए वो हुए गुरु, वो कहां बैठे, केंद्र में। और केंद्र के अधिपति यानी कि 10 नंबर की राशि के अधिपति होते हैं शनि, वो आ रहे हैं पंचम में। यानी कि ये A बराबर B और B बराबर C वाली बात हो जाती है। इस भाव का अधिपति यहां गया, यहां का अधिपति यहां गया और यहां दशम भाव के अधिपति पंचम में आ गए। यही शिव योग है।
और ऐसी स्थिति में जहां आपकी कुंडली के शिक्षा का भी फल मिलता है, आपके पति पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ संबंध अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि इस भाव का फल श्रेष्ठ होता है। ये भाग्य भाव है और पंचम भाव का अधिपति अगर नवम में आएगा तो भाग्य की वृद्धि करेगा, उसमें और ज़्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करेगा। और नवम भाव का अधिपति केंद्र में जाकर के और केंद्र का अधिपति पंचम में आए तो इसे शिव योग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कैरियर लाभ में जाता है, श्रेष्ठ दाम्पत्य होता है, भाग्य का साथ मिलता है, राज्य से और देश से जुड़ करके काम करता है और किसी भी परिस्थिति में उसके किए गए जो सत्कर्म हैं वो कभी भी झुठलाए नहीं जाते हैं और हमेशा उनके कर्मों का फल उनके साथ ही होता है। क्या आपके काम में भी आपके साथ राजनीति होती है? तो निश्चित रूप से इस योग को देख लेना आवश्यक है। इसके अलावा ये कुंडली अगर इस तरीके से आपकी कुंडली में ये उपस्थित है ये योग, तो 100% आपकी कुंडली श्रेष्ठ कही जा सकती है, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा योग है जो प्रायः त्रिकोण और केंद्र से मिलकर के बनता है और त्रिकोण और केंद्र के अधिपतियों के संयोग से बनता है। अगर योग आपकी कुंडली में उपस्थित है तो इसका फल जरूर मिलेगा, ये मान के चलिएगा। लेकिन बताने वाले ने कितनी सच्चाई से ये बात बताई है ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको सिर्फ ये दिलासा देने के लिए बता दिया गया हो कि आपकी कुंडली में शिव योग है तो गजकेसरी है तो मालव्य है तो रुचक है तो क्या है तो क्या है, पर वस्तुतः वो कितना है ये जांच करने की बात है। क्योंकि अगर नहीं मिला है तो फिर कुछ तो हुआ है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। अब अर्थ बता देता हूं। जो व्यक्ति अपने आप में ही स्थित रहता हो सदा, उसे किसी दूसरे के प्रभावों से गुजरने में दिक्कत नहीं होती है और वो न ही किसी दूसरे के दिए गए सम्मान और अपमान का बदला लेना चाहता है। अपने आप में ही सर्वदा जो स्थित रहे, विभिन्न प्रकार के राग और द्वेष से मुक्त हो चुका हो, वो अपने आप में ही सदा विचरण करता हो, वो श्रेष्ठ होता है और वो परमात्मा को प्राप्त करता है। निश्चित रूप से ये बात विचारणीय और गंभीर बात है कि आपकी स्थिति कहाँ है, आपको जो राग हुआ है वो किससे हुआ है, आपने अपने इंद्रियों को कितना अपने वश में रखा है और उसके हिसाब से कितना आपका अर्जन होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। नमस्कार।